को, और बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी और बड़ी तारीखी शिकस्त थी। और अब बिल्कुल ही बेसहारा, बेनाम, गुमनाम तालिबान जो हैं, तालिबान कहते हैं लेकिन वो मुजाहिदीन, मैं तालिबान इस्तेमाल नहीं करता उनके लिए, वो मुजाहिदीन एक दफा फिर शिकस्त देने जा रहे हैं, दे चुके हैं तकरीबन अमेरिका और उसके हवारियों को, जिसमें खुद हम शामिल हैं, मुसलमान ममालिक शामिल है। कितना बड़ा तजाद है इसके अंदर कि अपने ही मफाद के खिलाफ कैसे आलमी इस्तेमारी निजाम ने हमको जकड़ा है अपने पंजे में कि हम अपनी छुरी से अपने गला काटने जा रहे हैं और लगातार काट रहे हैं और हमें नजर नहीं आ रहा। गुड लक टू देम, क्योंकि उन्होंने ऐसा फंसाया हमको। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब जब वो शिकस्त खा के यहां से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे हम, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात यह है अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिहाद। और बैरूनी मुदाखलत यह है, उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मुदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। यह सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मुदाखलत की, उनके हमले नहीं हैं। अलबत्ता मैं ये कहूं कि आज के दौर में जो रेमंड डेविस ने हमको आश्कार किया, और जिसका जिक्र मैं तो बहुत अरसे से कर रहा था, कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक मैदान जंग है। मैदान जंग एक है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं बराह रास्त, दूसरे के अंदर वो जंग लड़ रहे हैं खुफिया, इनविजिबल वॉर। हम जो रेमंड डेविस है वो इनविजिबल वॉर का एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक छोटा सा नमूना, एक अलामत आपके सामने आई। अब ये बात खुल गई कि अमेरिका दरअसल हमारे साथ, हम बज़ाहिर उसके तावन कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, और वो हमारी दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारी मदद कर रहा है। ये सब झूठ है। ये सब कुछ वो करवा रहे हैं अंदरूनी तौर पे, और हमें एक ऐसी तरफ धकेलना चाहते हैं जब हम नया निजाम ना ला सकें। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि अमेरिका 2012 तक अफगानिस्तान से भाग जाएगा। ये उनके अंदर एक बहस है, क्योंकि जब शिकस्त खा लेती है कोई कौम में, फिर जनरल साहब बैठे हैं और मेरे बहुत जबरदस्त यहां लायक फायक जो हैं फौजी मेरे साथी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर आसिफ हारून बैठे मैं देख रहा हूं, माशाल्लाह मुसन्निफ भी हैं और बहुत समझदार इंसान हैं। वो जानते हैं कि जब आप भागने लगते हैं तो रनिंग फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ करते। तो अमेरिका के लिए ये लाजवाल एक मिलिट्री लेसन है, एक असूल है कि आप जब भागते हैं तो यू कट लूज, कट एंड रन। अमेरिका ने भी यहां से भाग जाना है, लेकिन क्या वो हमें खलफशार की हालत में छोड़ के जाएगा? हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम डेवलप नहीं कर सकते नई जिद्दोजहद। हम रियासत वो मक्का के दौर में नहीं, अब वहां मदीना के दौर में है, बल्कि उसके भी आखिरी दौर के अंदर है, जहां हमारी जिद्दोजहद को आखिरी एक मंजिल तक पहुंचना है। चुनाचे ये ख्वाहिश तो बैरूनी जो सर्वे के इदारे हैं, प्यू ऑर्गेनाइजेशन आपने सुनी होगी, उसने किया, फिर कुछ लोगों ने यहां पे सर्वे किए। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो निजाम इस्लाम चाहती है। बहुत अच्छा कहा जन शाहिद ने कि जनाब ये रेफरेंडम करवाएं, कि एक नौबत इस मकाम पे पहुंचे कि हम अपना एक प्रेशर डेवलप करके, और प्रेशर डेवलप उस वक्त होगा कि हम अपनी फिरका वारियतों को छोड़ के, पीछे छोड़ के, फरामोश करके, चलो अगर हमने लड़ना ही है तो बाद में लड़ते रहेंगे, ये जंगें हमारी जारी रह सकती हैं, 1400 साल से जारी हैं, मजीद जारी रह सकती हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है। यू हैव टू कैप इट नाउ। इसके ऊपर ढकना लगा दें और कहें अब पहली हमारी तरजीह यह है कि हमने एक नए निजाम को लाना है, हमें मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। जब इस्तेमार शिकस्त खुर्दा होगा, ये बाद में मट्टी चाट के फिर जिंदा भी हो सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा हमें अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर एक निजाम कायम कर दें। और हमारी जद्दोजहद तो बहुत आगे जा चुकी है, यानी हम आईनी तौर पे कमिटेड हैं टू इस्लामाइजेशन, अल्लाह की हुक्मरानी। लेकिन आइन के अंदर बहुत तजादात हैं। एक तरफ अल्लाह की हुक्मरानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम पार्टी निजाम को इजाजत देते हैं राइट ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 के नीचे,
तीसरी तरफ हम कहते हैं कि जरदारी साहब को जो इस्तिस्ना हासिल है, गवर्नरों को भी इस्तिस्ना हासिल है। ये क्या मजाक है हमारे साथ? ये तजाद, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको खत्म करने होंगे। अगर हमने देख लिया कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस से ये खत्म नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा, जिसको मैं नर्म इनकलाब का नाम देता हूं, उस नर्म इनकलाब के लिए, यानी आप बाजू में बाजू डाल के सड़कों पे निकलें, बाजार में निकलें, बिलखसूस नौजवान नस्ल अपना हदफ बना ले कि हमने अपने आइन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करवा के और उसके बाद हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। इकराम चौधरी साहब कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विच लॉ? जब 11 अगस्त को कायदे आजम ने, जिसकी स्पीच का बहुत किया जाता है, वो सेकुलर स्पीच थी, तो मैंने, कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कानून की नजर में सब लोग बराबर होंगे। मैंने सवाल उठाया कि कायदे आजम की नजर में क्या एंग्लो सेक्शन लॉ था या इस्लामिक लॉ था? जो इंसान सारी उम्र ये कहता रहा इस्लाम 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 की बात करता रहा, तो उनका मतलब था कि इस्लाम के कानून की नजर में सब लोग बराबर होंगे, उनको हकूक यकसा मुयस्सर होंगे। ये बात थी जो कायदे की थी, जिसको उठा के हमारे सेकुलरिस्ट दोस्त जो हैं वो अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। चुनांचे वक्त आ गया है कि हम फैसला करें। दुनिया जो है, ये अल्लामा इकबाल ने इसकी बहुत अच्छी अक्कासी कर दी थी। जो एक बलोच अपने बच्चे को, जब उसने ये हिदायत दे रहा था, उनकी नज्म है बलोच बुजुर्ग की अपने बेटे को हिदायत, और उसमें से कहा कि दुनिया को है फिर मार के रूह बदन पेश, मॉरल मटेरियल का क्लैश जो है फिर आ रहा है, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। ये तहजीब के नाम के ऊपर जो जॉर्ज बुश और दूसरे लोग और टोनी ब्लेयर जो उन्होंने खेल खेला है और खेल रहे हैं अभी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, और मुस्लिम ममालिक खड़े हुए हैं ऐसे जैसे बकरे कतार में खड़े होते हैं, एक बकरा ज़िबा होता है, फिर उसके बाद दूसरा ज़िबा होता है, तीसरा ज़िबा होता है, एहतजाज ही नहीं करते। अरब लीग ने उठा के अभी कल ही कह दिया कि ये जायज है जो कुछ कर रहे हैं। गजब खुदा का, ना ओआईसी की मीटिंग बुला रहे हैं, ना आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग बना रहे हैं। आप किस किस्म की मिल्लत है? आपकी मिल्लत की ताकत को उभारें और फिर देखें कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया को है फिर मार के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। और इसमें तवाजन, जो अदम तवाजन पैदा हो गया, अल्लामा इकबाल कहते हैं कैसे ये इसको दुरुस्त किया जाएगा कि अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तक वो दौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये अदम तवाजन को आपने देख लिया कैसे गुमनाम तालिबान शिकस्त दे रहे हैं एक दुनिया की अजीम तरीन ताकतों को। तारीख में इतनी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर आज तक पैदा नहीं हुई, इसलिए कि इम्बैलेंस जो है, जो वो उस जज्बा जहाद से, आप जहाद के जज्बे को बेदार करके, हमने अपना दिफाई जहाद लड़ना है, अपने हकूक के लिए लड़ना है, इंसानियत के लड़नी है, अपने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना। उससे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं, इस इम्बैलेंस को, जो इम्बैलेंस क्रिएट किया गया। लोग मुझे बहुत ताने आज रोजाना मिलते हैं, कल कोई टेलीफोन पे मुझे बहुत मगलजात बकरा था कि आप उस वक्त रूस को क्यों तोड़ा, आपने अदम तवाजन पैदा कर दिया। तो अदम तवाजन तो ये दो शैतान थे, एक को गिराया, दूसरा गिर रहा है, इंशाल्लाह गिर जाएगा, और अब फिर आप इस्लाम को दाखिल होने का वक्त आएगा। लेकिन इसके लिए जनाब पुरअमन जदोजहद की जरूरत है, और जदोजहद के लिए नौजवान ही कर सकते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो बेदार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर अपनी स्ट्रगल को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम खिलफशार का निशाना बन जाएं, कोई इस रेवोल्यूशन को हाईजैक कर ले। बातें पहले ही हो रही हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर पैदा होने शुरू हो गए हैं, बाहर से बैठ के हमें कह रहे हैं कि इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ। वहां से आप ताजे बरतानिया के वफादार हैं, ये हमारे वफादार हैं, पहले इस बात का फैसला हो जाए। तो आप यहां पे रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, हमने अल बरादाई को भी देखा वहां पे। इसलिए मगरबी कुव्वतों ने भांप लिया है कि अगर कोई मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है, और वो इनकलाब एक ही होगा, वो इस्लामी इनकलाब होगा, उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए अगर नौजवान उभरे और कहीं खुदा ना खास्ता गलत रास्ते पे चले गए तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए।
اس کے لیے بہت اچھی تجویز جو میری تو 20 سال سے یہ بات چل رہی ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنائی جائے، گلدستہ لیڈرشپ. یہ رونا روتے رہیں گے آپ کے لیڈر نہیں ہیں کوئی، افق پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا. نیشنل لیڈر سب پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور ان کے مفادات ہیں، یہ ان کے گرد گھومتے ہیں، ان کا بس نہیں ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی. یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو چنانچہ ان کے لیے کونسل آف ایلڈر، پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگہبان کونسل بنا دی جائے. پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورا انقلاب ہے، اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا اس لیے کہ کوئی نگہبان، نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کونسل، نگہبان کونسل نہیں ملی. اور وہ نظریاتی کونسل آف اسلامک نظریاتی کونسل نہیں، وہ ایک سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. چنانچہ آج ہم ایک نگران کونسل یا ایلڈرز کونسل یا رہنما کونسل بنائیں، نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، آگے بڑھے. وقت آ گیا ہمارا، ٹائم ہیز کم فار دیٹ گرینڈ نوشن ٹو کم ان ٹو ایکشن. دنیا پوری ایک برتر نظریے کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے، اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے اکنامک فیلڈ میں اسپیشلی، جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریونیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو. آپ کو خوشحالی چاہیے، امن لائیے. امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی.